नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, कोई भी बिजनेस जब हम लोग करते हैं, हम कहते हैं कि ये बिजनेस यानी होता है समस्या का समाधान। कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको हम अगर अब कोई वस्तु या सेवा से अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो है बिजनेस। तो अगर आपके आजू बाजू भी अगर कोई समस्या प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है तो ऐसा समझिए कि उस समस्या के पीछे छुपी है एक अपॉर्चुनिटी, छुपा है एक अवसर, एक मौका। लेकिन कितना भी अच्छा विजन आपका हो, कितना ही अच्छा मिशन आपका हो, कितना ही अच्छी आपका इंटेंशन हो, फिर भी आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं, कितने दिन तक चलेगा, एक्चुअली आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं, ये सब दिखाई देता है कुछ इंडिकेटर्स के ऊपर। ऐसे कुछ इंडिकेटर्स है कि जो ये दिखाते हैं, ये दर्शाते हैं कि आप कितने सफल है आपके बिजनेस में। लेकिन एक पॉइंट है दोस्तों, एक पॉइंट है कि दुनिया भर के लोग अगर मोमेंट आप बोलेंगे कि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो पूरे दुनिया के लोग सिर्फ एक बात पूछते हैं। सभी स्टेक होल्डर सिर्फ एक चीज के ऊपर ध्यान रखते हैं। वो एक चीज ऐसी होती है आपके बिजनेस की जो ये तय करती है कि आपका बिजनेस सफल है, असफल है, कितना आगे बढ़ने वाला है, क्या होने वाला है, इनफैक्ट आपका बिजनेस एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। और उस एक चीज का नाम है प्रॉफिट, मुनाफा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट होना कंपलसरी है। प्रॉफिट है जो दिखाता है कि आप बिजनेस में कितने सफल हो रहे हैं। पूरी दुनिया, सभी दुनिया के बिजनेस से सभी लोग ये जानने की ये कोशिश में रहते हैं कि कैसे वो अपनी इस कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाए। इनफैक्ट ये प्रॉफिट तो ऐसा समझे कि हमारा इस बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड होता है। जैसे हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो हम लोगों ने कितनी अच्छी पढ़ाई हासिल की, कितना अच्छा हमें पूरा ज्ञान अवगत हुआ, इसके लिए टाइम टू टाइम जो एग्जाम होती है उसका जो रिपोर्ट कार्ड होता है उसके उस पर समझ में आता है कि ये बच्चे को उसने कितनी अच्छी पढ़ाई की है। वैसे ही अगर बिजनेस का कोई रिपोर्ट कार्ड है तो वो है आपका प्रॉफिट। हम लोग सभी जो विजन मिशन सब लोग बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि आपकी कंपनी कितनी प्रॉफिट कर रही है, कितने अच्छे मार्क्स आपने इस रिपोर्ट कार्ड में लाए हैं। और अगर हमें इस रिपोर्ट कार्ड में अच्छे मार्क्स करने हैं और जितना ज्यादा प्रॉफिट हम लोग करें उतना ही हमारे सभी जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, यानी अगर हम एमसीएल के तहत कुछ बिजनेस कर रहे हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है हमारे किसान, हमारे गांव के लोग, अभी अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करेंगे तो ये सभी जो स्टेक होल्डर्स है इनको एक अच्छा इनकम हम दे पाएंगे। और ये प्रॉफिट हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या चीजें होती है कि जिसकी वजह से ये प्रॉफिट बढ़ता है, ये समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है, वो है इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स के लिए मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, या बहुत सारे आप में से लोग जो होंगे उनका शायद बैकग्राउंड इकोनॉमी का नहीं होगा, अर्थशास्त्र का नहीं होगा। यहां तक के इस अर्थशास्त्र में, इस इकोनॉमिक्स में जो एक्सपर्ट होते हैं वो हमारे बिजनेसेस का एक इंपॉर्टेंट टीम मेंबर होने वाले हैं, जिनको हम लोग कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, इवन कंपनी सेक्रेटरी, बाकी के अकाउंटेंट। अभी ये लोग उनके अर्थशास्त्र में एक्सपर्ट है और वो हमेशा आपके साथ भी रहने वाले हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज है बिजनेसेस में, जो बिजनेसेस की जो मेन प्रमोटर है, जिनके ऊपर इस बिजनेसेस को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको समझना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आज ऐसी कुछ चीजों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ी, बहुत विस्तार है इस संकल्पना का। और अर्थशास्त्र किसको कहते हैं? तो अर्थशास्त्र यानी वो सेक्टर जिसमें इसकी पढ़ाई की जाती है कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्सेस को लेके, रिसोर्सेस यानी संसाधन हैं, उनके साथ किस तरह के वस्तु, किस तरह के सेवा हम लोग तैयार कर सकते हैं,
और उन वस्तु उन सेवाओं के साथ हम लोग कैसे समाज का, अपने देश का, ऑर्गेनाइजेशन का विकास कर सकते हैं। और बस इसी प्रक्रिया से लेके बाकी सभी चीज इर्द गिर्द ये सभी अर्थशास्त्र का विषय है। लेकिन आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी क्या? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी अप्लाइड इकोनॉमिक्स, वो अर्थशास्त्र जो हम लोग व्यवहार में उसका उपयोग करते हैं, वो उसकी ब्रांच। तो ये स्पेसिफिकली ये जो अर्थशास्त्र है वो अपना बिजनेस से रिलेटेड है। तो अपना जो हमारा जो व्यवसाय है, बिजनेस है, इसके सभी अंगों का, यानी फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल, मार्केट रिलेटेड, एनवायरमेंटल, स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट, इन सभी चीजों का जो पढ़ाई जिसमें होती है वो शाखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स। दोस्तों, भारत में अभी ऐसे कहते हैं कि बहुत सारे लोग, आई मीन हम सबको पता है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ रास्ते पे बिजनेसेस करते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे व्यावसायिक है, बिजनेसमैन है, जिनको हम लोग बोलते हैं ना कि हाथ के ऊपर पेट है, यानी आज सुबह जाएंगे, कुछ धंधा पानी करेंगे तो शाम को वो रोजी रोटी कर पाएंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं? ऐसी कोई भी संस्था नहीं है कि जिन्होंने ये सर्वे किया है कि हमारे यहाँ, हमारे भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो रास्ते के ऊपर धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन एक स्टडी के अनुसार कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो छोटे छोटे व्यावसायिक है, जो ये बिजनेसेस करते हैं। अर्थशास्त्र के ये सभी नियम उनको भी लागू होते हैं। अर्थशास्त्र के नियम ये सभी जगह सेम होते हैं, चाहे वो कोई भी छोटा से छोटा धंधा आप कर रहे हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो। तो चलिए एक समझते, पहले समझने के लिए देखते हैं कि एक छोटा सा बिजनेस, उसके अर्थशास्त्र के कौन से नियम है जिसकी वजह से हम लोग इकोनॉमिक्स समझ पाए अपने बिजनेस। अभी जो बिजनेसेस हम लोग देखते हैं रास्ते के ऊपर, मैक्सिमम बिजनेस होते हैं खाने वाले। साउथ में जाएंगे तो इडली और उसका डोसे के होंगे, नॉर्थ में जाएंगे तो छोले भटूरे हो सकते हैं, बाकी के बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ जो मुंबई और महाराष्ट्र में ज्यादा फेमस है वो है वड़ा पाव। तो वड़ा पाव का थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर वड़ा पाव का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं तो शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत यहां से करेंगे उसकी प्लानिंग के साथ, कि मुझे सबसे पहले जब मोमेंट आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बिजनेस करना है, तो आप क्या सोचेंगे कि मुझे फिर कौन सा बिजनेस करूंगा। मैं क्या स्ट्रेंथ है मेरी, किस चीज में मैं अच्छा हूं, क्या मैं अच्छा कर सकता हूं, वो है मेरी स्ट्रेंथ। कौन सी ऐसी चीज है जो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता या मैं उसमें बहुत कमजोर हूं। और मैं जहां रहता हूं, जिस गांव में रहता हूं, जिस शहर में रहता हूं, जिस वातावरण में रहता हूं, वहां कौन सी अपॉर्चुनिटी है और कौन सी थ्रेट। तो ये देख के फिर मैं समझता हूं कि मुझे अगर बिजनेस करना है तो मैं मोबाइल सर्विसिंग का बिजनेस नहीं कर सकता, मुझे अगर कुछ कपड़े का बिजनेस वो नहीं कर सकता, मैं जूस का बिजनेस नहीं कर सकता, तो मैं सोचता हूं नहीं, मैं वड़ा पाव, वो जो चीज है उसमें अच्छा कर सकता हूं। क्यों वड़ा पाव? तो मैं उसके लिए रिसर्च करता हूं कि मैं यहाँ जिस गांव में, जिस शहर में रहता हूं, वहां आजू बाजू इतने सारे वड़ा पाव की दुकान है, फिर भी वड़ा पाव को इतनी डिमांड है, लोग बहुत ज्यादा उसको पसंद करते हैं। वड़ा पाव एक ऐसी चीज है जो नाश्ते में भी आप खाते हैं, और 2 अगर वड़ा पाव खाए तो वो आपका पूरा अभी खाना भी होता है, मील भी होता है। तो आज जितने दुकान है जो वड़ा पाव का बिजनेस कर रहे हैं, वो कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, कितना कितना धंधा, कितना कमाई करते हैं, क्या क्या उनकी लागत होती है। तो अगर मैं बिजनेस करने जाऊं ये वड़ा पाव का, तो मुझे कितने पैसे लगेंगे, और अगर उतने पैसे उतनी मेहनत मैं करूं तो शायद मैं कितना कमाऊं। ये सब सोच के हम लोग शुरुआत करते हैं। और लोकेशन, ये बड़ा पाव का बिजनेस मैं कहां डालूं? तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वड़ा पाव का बिजनेस में बहुत ही, जहां बहुत अमीर लोग रहते हैं, हाईफाई लोग रहते हैं, बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट ऑफिस है, वहां शायद यहाँ वहां अगर मैं लगाऊं तो वहां ज्यादा इतना उसका सेल नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी जगह पे जहां कॉलेज है, जहां मध्यम वर्गीय ऐसे लोग ज्यादा रहते हैं, जहां रेलवे स्टेशन है, जहां बस स्टेशन है, वहां अगर मैं वड़ा पाव का बिजनेस लगाऊं, वहां अगर दुकान खोलूं, तो मेरी ज्यादा चल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां कस्टमर हो सकते हैं। इसके अलावा क्वालिटी, अगर मैं दुनिया के, भारत के इस कोने में हूं, तो किस तरह तरह का खाना या वड़ा पाव लोग पसंद करेंगे। अगर मैं गुजराती साइड का हो तो वहां थोड़ा सा मीठा लोगों को अच्छा लगेगा। मैं विदर्भ साइड का हो तो लोगों को ज्यादा तीखा अच्छा लगेगा। तो ऐसी सी चीजें तो कौन बनाएगा उस वैसे टेस्टी वड़ा पाव, और कैसे बनाएंगे हम लोग? अगर मुझे वड़ा पाव का बिजनेस करना है
तो कितना खर्चा आएगा, कितनी इन्वेस्टमेंट मुझे पहले करनी होगी, कौन से इक्विपमेंट, कौन से बर्तन मुझे लेने पड़ेंगे, कौन सा, अगर मैं दुकान में कर रहा हूं, अगर मैंने कोई रेंट पे के ऊपर अगर मैंने शॉप खरीदी है तो वहां मुझे क्या इंटीरियर करना पड़ेगा, अगर मैं बाहर किसी कोने में कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। इस पूरा एक इन्वेस्टमेंट प्लान हम लोग करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर इस सब के लिए मुझे 1 लाख रुपए लगने हैं तो कहां से लाऊं मैं 1 लाख रुपए। मेरे पास अगर 5,000 रुपए है तो 1 लाख रुपए पूरे करने हैं तो 95,000 में कहां से लाऊं। तो एक हो सकता है मैं बैंक में जाऊं, बैंक से लोन लूं, एक हो सकता है कि मैं अपने दोस्तों से, अपने जो मित्रों हैं उनसे पैसे लूं, मेरे रिश्तेदार हैं उनसे पैसे लूं। तो इस तरह से मैं अपने पैसे इकट्ठा करता हूं। कितने लोग लगेंगे, अगर जिस लोकेशन पे मैं वड़ा पाव कर रहा हूं जहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो कितने लोग लगेंगे उनको हैंडल करने के लिए, कौन करेगा वो बाकी सब चीजें। तो एक्चुअली मैन पावर कितनी लगेगी वो है। और मेरा डेली का क्या टारगेट है, मुझे अगर ये बिजनेस करना है तो मैं क्या टारगेट रखता हूं। तो सोचिए कि मेरा टारगेट है 500। मुझे हर दिन के ये बिजनेस करके मुझे हर दिन 500 वड़ा पाव बेचने हैं। तो अगर मुझे 500 वड़ा पाव बेचते हैं तो पहले ही दिन से मैं 500 वड़ा पाव नहीं तैयार करता। मुझे पता है कि 500 वड़ा पाव बेचने के लिए टाइम लगने वाला है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल लगने वाला है। तो पहले 2 दिन सब में से 20-25 वड़ा पाव ही तैयार करूंगा और धीरे धीरे जैसे डिमांड, जैसे लोग इसको पसंद करेंगे उस हिसाब से मैं अपनी डेली की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन वो बढ़ाऊंगा। क्या रॉ मटेरियल लगेंगे मुझे, कहां से लाऊंगा, कौन सी मार्केट है। अगर मैं एक जगह वड़ा पाव तैयार कर रहा हूं तो बाजू की जो मार्केट से मुझे सस्ता मिल रहा है या थोड़ी सी दूर से अगर मैं मंगाऊं तो उस मंडी से मुझे ये और सस्ता मिलेगा, कैसे मैं उसमें पैसे बचा सकता हूं। और एक्चुअल सेल्स, ये सब पूरा करने के बाद धंधा, बिजनेस कितना कर रहा हूं मैं बिजनेस, वो किसके ऊपर डिपेंड है कि एक्चुअली मैं कितने वड़ा पाव दिन के बेच रहा हूं, वो है मेरा रेवेन्यू। लेकिन एक बार मैंने ये रेवेन्यू किया, आई मीन इतना सब मेहनत करने के बाद, वड़ा पाव बेचने के बाद इतने मैंने पैसे कमाए, रेवेन्यू हुआ, तो उसके साथ खर्चे भी तो है। कौन कौन से खर्चे हैं, तो पहले तो डेली एक्सपेंसेस है, हर जगह के हर लोकेशन के अपने अपने खुद के एक्सपेंसेस है, दिन के खर्चे हैं, वो हर लोकेशन के लिए, हर बिजनेसेस के लिए अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा रॉ मटेरियल का कॉस्ट, आज आलू कैसा है, प्याज कैसा है, बाकी ये बहुत सारे, बेसन कितने भाव में बिक रहा है, ये सभी चीज इंपॉर्टेंट होगी वड़ा पाव बनाने में। डेली ऑपरेशन इसको जो लगेंगे, तेल बिल ये सब। लेकिन इसके अलावा ये दिन के जो खर्चे हैं, इसके अलावा कुछ खर्चे ऐसे है ना कि आप वो वड़ा पाव का दुकान चालू रखो मत रखो जो कुछ है, लेकिन आपको वो खर्चे करने ही है अगर आप बिजनेस कर रहे हो। फिक्स्ड, कितना धंधा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसका कोई ताल्लुकात इनसे नहीं। वो क्या है, तो सबसे पहले सैलरी, अगर आप 2 लोगों को अपने वहां रखा है अपने साथ, उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी। अगर आप एक दुकान में तैयार कर रहे हो तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम से कम जो है वो देना पड़ेगा। बैंक से अगर आपने कर्जा लिया है तो बैंक का जो ईएमआई वो आपको चुकाना पड़ेगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि कोरोना हो या कुछ भी हो, बैंक तो ईएमआई उसका जो मीटर है वो चालू रहता है। गवर्नमेंट के टैक्सेस, है ना, म्यूनिसिपैलिटी के टैक्स है, या आप ग्राम पंचायत में तो ग्राम पंचायत का जो टैक्स है वो उनको देना पड़ता है। और ये सब करने के बाद यानी जितना आपने धंधा किया उससे आपने ये सब पूरा जो खर्चे अगर निकाले तो वो जो बचता है वो है प्रॉफिट। तो अगर 1 लाख रुपए आपने डाले थे तो 1 लाख रुपए डाल के आज मैं महीने का इतना सारा रुपया प्रॉफिट करके कमा रहा हूं। और ये मैं देखता हूं कि मेरे फिर अकाउंट बैलेंस में, यानी हर चीज का आप एक थोड़ा सा मेंटेन करते हो अकाउंट्स कि आज मैंने दिन का इतना इतना खर्चा दिया, आज आलू को इतने पैसे दिए, बेसन को इतने पैसे दिए, उसका सब ब्यौरा रहेगा, बाकी सब चीजें रहेंगी। ये सब करने के बाद मेरे अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, तो क्या वो मेरे अकाउंट में है, तो वो देखते हैं आप टैली करके, अकाउंट करके। ओके, तो और हो सकता है कि हर 2 दिन के बाद वो अपना आप अकाउंट देखें कि 2 दिन में मैंने इतना धंधा किया, ये सब हुआ। हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद, हर हफ्ते बाद शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन आप देखेंगे कि नहीं कि मैंने इस हफ्ते में इतना इतना बिजनेस किया
और मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, जो कुछ है बैंक में इतने पैसे है, बाकी सब ठीक है। दोस्तों ऐसा ही, यही सब कुछ नियम होते हैं। कोई भी बिजनेस करो आप, दुनिया में कोई भी बिजनेस अगर कोई कर रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, यानी मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी फैक्ट्री आप चला रहे हो, आप सिर्फ ट्रेडिंग में हो, सेल कर रहे हो चीजें, या कोई भी चीज हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो इस सभी के लिए वही नियम लगते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिसर्च के साथ, यानी बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। जैसे आपने वहां वड़ा पाव की प्लानिंग की थी, वैसे सभी लोग ये बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर कोई कंपनी ऐसी है कि जो ऑलरेडी बिजनेस में बहुत सालों से, और उनको अगर दूसरी कोई बिजनेस करना है तो वो ये प्लानिंग करते हैं। अगर कोई नई कंपनी स्थापन हो रही है, वो कुछ करे तो ऑफकोर्स वो प्लानिंग करेगी। लेकिन बाहर की, विदेश की कोई कंपनी अगर भारत में आ रही है, तो वो भी ये प्लानिंग करते हैं कि भारत में क्या बिजनेस करे। सबसे पहले तो वो सभी लोग क्या करते हैं, रिसर्च, जैसा हम लोगों ने किया वड़ा पाव के लिए, वैसे रिसर्च की क्या प्रॉब्लम है और क्या अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस है ने उस अपॉर्चुनिटी, वो जो गैप है, वो जो प्रॉब्लम है, उसको अपने बिजनेस के साथ, उसको अपने वस्तु या सेवा के साथ उस बिजनेस को, उस प्रॉब्लम को कम करना। तो क्या कर सकता हूं मैं? तो अगर भारत में मुझे बिजनेस करना है, तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालू, वो करूं, या भारत में मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करनी। अमेजोन अगर बाहर से आएगा तो अमेजोन क्या बोलेगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना चाहता, मैं तो एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं, बस उस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं ये पूरे जो माल है वो बहुत इफिशिएंटली लोगों को पहुंचे। तो फिर एक बार उन्होंने ये सब रिसर्च करने के बाद वो फिर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करते कि एक्चुअली करना क्या। कुछ कंपनी जैसे हुंडई जैसी कंपनी बोलेगी कि यहाँ बहुत चिप लेबर है, बाकी का सब ठीक है, तो मैं पूरे मेरे एशिया के जितने भी मुझे एशिया के लिए, सभी देशों के लिए जो मुझे गाड़ियां बनानी है, वो मैं भारत में बनाऊंगा और सभी जगह एक्सपोर्ट करूंगा। अमेजोन आएगा तो अमेजोन क्या बोलेगा, नहीं, मैं तो, मुझे सिर्फ एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म बनाना है, मुझे एक सेलिंग का प्लेटफॉर्म बनाना है, और बाकी सभी जो वेंडर्स वगैरह उनको अपने साथ लेके ये काम करना है। फिर हम लोग फाइनेंशियल्स कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये काम करना है, ये बिजनेस करना है, तो कितने पैसे लगने वाले हैं, कितने पैसे लग सकते हैं, कैसे आजू बाजू किस तरह से डिमांड है, किस तरह से सप्लाई है, किस तरह से बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो अगर मैंने इतने पैसे डाले तो मुझे कितना पैसा रिटर्न मिलेगा, आरओआई क्या होगा, इसके ऊपर ये शुरुआत होती है। और फाइनली ये सब होने के बाद फिर प्लान तैयार होता है। तो वैसे ही वड़ा पाव की गाड़ी डालनी है, इस जगह डालनी है, यही प्लान फिर फाइनल होता है। तो इसी के अभी आज जो चीज हमें सीखनी है ना, तो आज हमें सीखनी है इकोनॉमिक्स। देखो कोई भी हो, अगर आप वड़ा पाव का भी बिजनेस कर रहे हो, या कोई भी बड़ी कंपनी आके आप भारत में कर रही है, कोई भी कॉर्पोरेट, उनका अल्टीमेट क्या एम होता है, रिपोर्ट कार्ड। अल्टीमेट क्या एम होता है, आरओआई। अल्टीमेट एम होता है प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए ये इकोनॉमिक्स समझना जरूरी है। सबसे पहले समझना जरूरी है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट फाइनेंस ये दोनों अलग अलग चीजें। इन्वेस्टमेंट यानी क्या, कि अगर आप अपना पैसा इस ऐसे जगह पे यूज कर रहे हो कि उससे पैसा बढ़े, यानी अपना पैसा आप पैसे को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो है इन्वेस्टमेंट। आप अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल रहे हो बढ़ने के लिए, वो भी है इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, वो भी है इन्वेस्टमेंट। या उस पैसे से अगर आप जमीन खरीदी कर रहे हो और आपको लगता है कि उस जमीन का जो कुछ प्राइस है वो भविष्य में बढ़ने वाला है, तो भी है इन्वेस्टमेंट। और ऑफ कोर्स अगर ये पैसा आप बिजनेस में डाल रहे हैं तो वो भी है इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो चीज आज हमको समझनी वो है प्रोजेक्ट फाइनेंस। हमारे इस बिजनेस को जो पैसे लगते हैं उसे कहते हैं हम लोग प्रोजेक्ट फाइनेंस। और इस प्रोजेक्ट फाइनेंस को करने के लिए ग्रॉसली दो तरीके हैं। आपने डिसाइड किया कि कौन सा बिजनेस करना है और उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, तो दो ही तरीके ग्रॉसली। एक तो है कर्जा, जो हमारे देश में, हमारे भारत में बहुत मशहूर है। बहुत सारे लोग पहले तो ये सोचते हैं कि मैं कर्जा कहां से उठाऊं, कौन मुझे कर्जा देगा, बस। और कर्जा कैसे देती है बैंक या कोई भी, कर्जा जब देती है तब ये नहीं देखते कि आपके क्या बिजनेस प्लान है, क्या करने वाले हैं, क्या योग्यता है आपकी।
कर्जा ये देख के देखते हैं कि आप में आपके पास क्या गिरवी रखने के लिए है। अगर आप कल जाके इसमें फेल हो गए तो मैं अपने पैसा कहां से रिकवर करूं। तो या तो वो देखते हैं कि आप क्या गिरवी रख सकते हो, एक नंबर 1, या आप अगर किसी दूसरे बिजनेसेस में हो और ऑलरेडी एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हो, आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, आप हर साल इतना सारा पैसा गवर्नमेंट को टैक्स करके दे रहे हो, तो उस बैलेंस शीट के आधार पर आपको वो कर्जा दिया जाता है कि यहां से नहीं तो कम से वहां से हो आराम से पैसा हमको दे सकते हैं। और ये कर्जा कौन दे सकता है? तो यहां भी एक इंडिविजुअल प्राइवेट वाले भी पैसे दे सकते हैं, एक व्यक्ति भी दे सकता है, एक प्राइवेट कोई लोग भी दे सकते हैं। अभी भारत में इसको लेके बहुत सारे कायदे कानून है। आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे सकते, आप बहुत थोड़ा सा पैसे दे सकते हो। और जो बैंक का रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, उससे सिर्फ 2% ज्यादा, इतना ही आप इंटरेस्ट ले सकते हो, ऐसा उसमें नियम है। लेकिन मैक्सिमम जो कर्जा सभी जगह देते हैं वो है एक तो बैंक, नहीं तो कोई संस्था, नहीं तो एनबीएफसी। अभी ये बैंक अगर उनका अपना एक खुद का सिस्टम है, अपनी अपनी चीजें है, और उस तरीके से वो आपको लोन देती है। अभी लोन कौन सा भी हो, यानी सिंपल आप अपने पर्सनल लोन भी अगर लेंगे ना 50,000 का, 1 लाख का, तो भी उसका इतना बड़ा बुकलेट होता है टर्म्स कंडीशंस का, जो हम लोग कभी नहीं पढ़ते। इतनी सारे बुक्स होते, इतने सारे, सिर्फ आपको हम लोग सभी सिर्फ उस पर साइन करते और वो डॉक्यूमेंट में साइन करते हैं और देते, कभी पढ़ते नहीं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें मालूम होनी चाहिए। नंबर 1, टेन्योर। अभी बिजनेस लोन की अगर बात करें तो बिजनेस लोन 1.5-2 साल से लेके 10-12 साल तक हो सकता है। मैक्सिमम जो बिजनेस लोन बड़े साइज का है वो 7 साल उनका टेन्योर यानी आपका अवधि कर्जे का वो है। जो प्राइवेट जो लोन होते हैं वो कम से कम 2 साल 3 साल के लिए ही देते हैं। तो टेन्योर क्या है, कितने साल के लिए आप ये लोन ले रहे हैं, ये समझना जरूरी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कौन सा वो कर्जे का क्या इंटरेस्ट रेट लेंगे, वो समझना भी जरूरी है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरा महीना आप मेहनत कर रहे हो दिन रात, और जो कुछ आप कमाते हो इंटरेस्ट करके बैंक को दे रहे हो। मोरेटोरियम पीरियड, दोस्तों एक ऐसा पीरियड होता है कि जिसमें बैंक और ये लोग समझते हैं कि आपको आज मैंने पैसे दिए, तो आपको वो बिजनेस तैयार करने के लिए, वो खड़ा करने के लिए, वो चालू करने के लिए कुछ समय लग सकता है। और वो समय 3-4 से 6 महीने से लेकर 2 साल तक हो सकता है। तो वो ऐसा समय होता है, बैंक आपको ऐसा ऐसा पीरियड देती है कि जिसमें आपको ईएमआई नहीं भरना होता, और उस पीरियड को बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड, ईएमआई वेटिंग पीरियड। ऐसा सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 साल का वो इंटरेस्ट नहीं लेती, वो पूरा जो इंटरेस्ट वगैरह जो 2 साल मोमेंट आपने पैसे को छुआ, आप पैसे लिए, तो बैंक का इंटरेस्ट रेट चालू होता है। तो ये 2 साल का, भले ही हमने अपने ईएमआई भरा नहीं, लेकिन उसका इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। इक्विटी दूसरा जो तरीका है, एक तो तरीका है कर्जे का, और दूसरा बिजनेस में बेहतर तरीका यह है इक्विटी का, हिस्सेदारी का। यानी आप मेरे साथ पार्टनर बन के आओ, मैं अपने कंपनी की हिस्सेदारी, कंपनी के शेयर्स आपको दूंगा, और फिर आप उसमें पैसा डालो। दोस्तों अभी ये जो है, ये एक ऐसा तरीका है कि जहां अगर आपके पास कुछ भी बैकग्राउंड नहीं, आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास कोई भी बैलेंस शीट नहीं है, फिर भी आप इसके जरिए आप पैसे को, आप जो इन्वेस्टमेंट है वो खड़ी कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के लिए, बिजनेस के लिए पैसे खड़े कर सकते हो। और ये करने के लिए वो जो पूरे जो लोग होते हैं वो क्या देखते हैं, तो वो देखते हैं कि आप जिस बिजनेस में है, जिस धंधे में है, उसको लेके आने वाले दिनों में आप क्या तरक्की करो, ये सब देखते हैं। देखो जो लोग आपको इतना पैसा देते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, ओके, एक तरह से वो रिस्क ले रहे हैं, बराबर है कि नहीं, कि कल जाके अगर आपने वो काम नहीं किया तो उनका पूरा पैसा डूबने वाला है, आपकी कंपनी डूबने वाले, वो भी डूबने वाले। तो ऐसे लोगों के पास अपने खुद का एक सिस्टम होता है, उनके एक संस्था पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो ये पढ़ाई करते हैं कि आप जो बिजनेस करना चाहते हो उस बिजनेस को लेके आगे कितना डिमांड हो सकता है, कितना पैसे कमाए जा सकते हैं, आप किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, सब 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 सब। लेकिन
वो जो मेन जिम्मेदार लोग हैं, वो जो डिसीजन मेकर लोग हैं, जो उसके मेन प्रमुख है, आपको क्या लगता है कि उनको सब चीजें समझ में आती है? नहीं। उनको सब बहुत अच्छी तरह समझता है? नहीं। वो सिर्फ एक बात को देखते हैं, और वो देखते हैं उस व्यक्ति को। वो पैसा किस पे लगाते हैं? उस व्यक्ति के ऊपर लगाते हैं। उसको उनको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, उनको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, उन्हें मार्केट वो इतना ज्यादा समझ में नहीं आता, जितना उन्हें समझ में आता है वो व्यक्ति। वो जो पैसा लगाते हैं ना, उस व्यक्ति के ऊपर लगाते हैं। वो 10 मिनट में ये गेस करते हुए समझता है उनको कि क्या करेगा ये व्यक्ति मेरे पैसों के साथ। क्या मेरे पैसे लेके वो उसको उड़ाएगा, या क्या मेरे पैसे लेके वो अपने सपने साकार करेगा? क्या वो इतना पैशनेट है, क्या उसको इतना लगता है कि वो दिन रात मेहनत करके डेडिकेशन देके ये अपने सपने को साकार करेगा? और ऐसे ही लोगों को लोग पैसा देते हैं, और उनका एक ही काम होता है। जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, आज कुछ ऐसे शोज भी है, वो यही देखते हैं कि आप कितने पैशनेट, कितने सिंसियर हो अपने काम के बारे में। और ऐसे देने वाले लोग कौन कौन रहते हैं? तो वहां भी एक इंडिविजुअल हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत अमीर लोग होते हैं, जो 5-10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ भी दे सकते हैं आपको। ऐसे बहुत बड़े नेटवर्थ वाले लोग, जिनको HNI कहते हैं। दूसरा, एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर यानी क्या? एंजल यानी क्या? फरिश्ते। तो जब कोई भी आपको पैसा नहीं दे रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे फरिश्ते करके कुछ लोग आते हैं जो आपको पैसा देते हैं, उनको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। वो भी ऐसा ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर हो सकते हैं। और होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट यानी ऐसी बैंक जैसी संस्था होती है, और उनका एक ही फोकस होता है कि ऐसी कंपनियों को ऊपर, कंपनियों में पैसा डालना जो कंपनियां छोटी है लेकिन उनमें ग्रोथ पोटेंशियल है। वो बड़ी कंपनियों में पैसा डालते ही नहीं, वो सिर्फ ऐसे कंपनियों में पैसा डालते हैं जो आज की तारीख में छोटी है, और हमें पता है कि वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बनने वाले। तो मैं आज 100 रुपए लगाऊं तो मेरा 100 रुपए का 5,000 रुपए बनने वाला। ऐसे कंपनी में पैसा लगाते हैं। लेकिन ये सिर्फ वो ये और एक चीज इस पे देखते हैं ये लोग वेंचर कैपिटलिस्ट, कि ऑफकोर्स वो जो प्रमोटर है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके साथ वो ये भी देखते हैं कि क्या आपने वो जो काम आप बोल रहे हैं वो कहीं किया आपने, आपके पास पायलट वगैरह डेमो कुछ है, वो देखते हैं और पैसा डालते हैं। इसके अलावा IPO यानी स्टॉक एक्सचेंजों में आप जो IPO डालते हो, और हजारों लोगों से जो पैसा लेते हैं, वो भी पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका है। पहले ऐसा होता था कि आपकी कंपनी 3 साल 5 साल पुरानी होनी चाहिए होती, आपका बैलेंस शीट वगैरह होता, और उसके बेस के ऊपर ये IPO आप कर सकते थे। लेकिन अभी नए जो नियम है कुछ सालों से ये चालू हुआ है कि सेबी ने अभी नई कंपनियां भी है, नई कंपनियां डायरेक्टली उनके सभी कागजातों के साथ एक वेंचर कर सकती है, IPO निकाल सकती है। तो दोस्तों ये IPO जो शेयर है, हिस्सेदारी, ये भी बहुत अलग अलग तरीके की है। अगर मैं सिर्फ शेयर्स के बारे में अगर मुझे आपको बताना है, समझाना है, तो मुझे प्रॉपरली एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि शेयर्स क्या होते हैं। लेकिन ये जो शेयर, ये जो हिस्सेदारी है, ये पैसों में हो सकती है या काइंड में हो सकती है। यानी कोई कंपनी आपके साथ भागीदारी में प्लांट एंड मशीनरी में भी पैसे डाल सकते हैं, इक्विपमेंट में पैसे डाल सकते हैं। और इन दोनों चीज यानी कर्जा है या इक्विटी है, हिस्सेदारी है, इन दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। आप कौन से बिजनेस में हो, कौन से लेवल पे हो, क्या करना चाहते हो, आपकी क्या ताकत है, ये सभी आपको तय करना पड़ता है। यहां कोई भी बाहर का कितना भी बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं आपको बता सकता। ये ऐसी चीजें होती है ना जहां जो मेन प्रोमोटर होता है, जो मेन कंपनी का सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, उसको ये समझ नहीं होती कि मुझे अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संस्था के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कर्जा लेना चाहिए या शेयर्स करना चाहिए। तो ये भी एक बात है। इसके आगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कि जो प्रोजेक्ट हम लोग लगा रहे हैं उसका पूरा जो कॉस्ट है, उसको कितना खर्चा लगने वाला है। तो जैसा हम लोगों ने वड़ा पाव की गाड़ी के लिए वो देखा था कि 1 लाख रुपए लगेंगे, वैसे आपके यहाँ प्रोजेक्ट जो करने वाले हैं आप, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या बाकी कोई प्रोसेसिंग कर रहे हो कुछ भी, तो वहां जमीन लगेगी, प्लांट मशीनरी लगेंगी, रॉ मटेरियल लगेगा,
वर्किंग कैपिटल लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, कंटिंजेंसी है, आपातकालीन, ये सब कुछ है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीजें जो आपको जो शब्द है वो आपको समझने पड़ेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी मोमेंट, जिस दिन से जिस टाइम से आपने शुरू किया बिजनेस का काम, यानी पहले आप क्या करोगे, कंपनी स्थापना करोगे, उस कंपनी के जो गवर्नमेंट के खर्चे, बाकी सब कुछ जो कंप्लायंसेस होते हैं ना, वो भी खर्चा बिजनेस का प्रोजेक्ट कॉस्ट में आता है। तो एक्चुअली जो प्रोजेक्ट है उसका काम करने के पहले जो खर्चे होते हैं उसको सब हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, जहां लाइसेंसेस और बाकी सब चीजें आ सकती है। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस वैसे है। पेरी ऑपरेटिव, जो आप काम कर रहे हैं ऑपरेशन का, उसके पहले के और जो चालू है काम उस वक्त के, वो सभी एक्सपेंसेस अलग अलग नाम से उनको बुलाया जाता है। और हर चीज में एक अपनी खुद की लिस्ट होती है। आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपके यहाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की एक लिस्ट होगी, प्री ऑपरेटिव की एक लिस्ट होगी, और ये सभी अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग होते हैं। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल किसी भी बिजनेस में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो ये देखते हैं कि कहां रॉ मटेरियल मिलेगा, कौन से कॉस्ट पे मिलेगा, किस कॉस्ट पे मैं वो रॉ मटेरियल परचेस करूंगा, और अपनी फैक्ट्री तक लेके जाने के लिए मुझे कितना कॉस्ट लगेगा। तो सभी कृषि आधारित उद्योग, यानी कपड़े का उद्योग, जो कॉटन बेस्ड उद्योग है, या चीनी का उद्योग है, ये सभी जो उद्योग है ये रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितने रुपए से वो रॉ मटेरियल मिलते हैं। इनफैक्ट लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट, अब ये कॉटन यानी कपास की जो फैक्ट्री होती है, उसे कपड़ा बनाने की जो फैक्ट्री है, वो हमेशा उसी जगह पर रहती है जहां कॉटन ज्यादा से ज्यादा मिलता हो, क्योंकि बहुत ज्यादा वो जो रॉ मटेरियल है उसका एक तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, और वो करने के बाद फिर उसका माल बहुत कम हो जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक बार वो करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन कपड़े का बहुत आसान होता है, रॉ मटेरियल का नहीं। अपना नेपियर ग्रास का भी वैसे, अपने नेपियर ग्रास में भी हम जहां नेपियर ग्रास उगाएंगे वही हम अपनी फैक्ट्री लगाने वाले हैं, और बाद में उसके बाद सीएनजी तैयार करने के बाद सीएनजी तो हम लोग पूरे देश में कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये सभी प्रोजेक्ट रॉ मटेरियल के एक्चुअल अवेलेबिलिटी और फ्लक्चुएशन के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। अभी देखो चीनी की फैक्ट्री है, वहां सिर्फ 4 महीने में वो गन्ना हमें मिलता है, शुगर कैन मिलता है, और वो फैक्ट्री चलती है। लेकिन इसके साथ चीनी का अपना एक प्राइस है, उस प्राइस के ऊपर आप चीनी नहीं बेच सकते। ओके, तो ये गन्ना आप किस रेट पे लेंगे, या वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, तो ये सभी बिजनेस ऑपरेशंस में, आपके इकोनॉमिक्स में, आपके पूरे रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत असर होता है। कई कंपनियां, कई बिजनेसेस ऐसे हैं कि जिनके लिए एक नहीं कई सारे रॉ मटेरियल लगते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, जिसमें स्टील लगता है, सीमेंट लगता है, ईंटें लगती है, बालू लगती है, और ये सभी चीजें ऐसी रहती है कि अगर स्टील का भाव बढ़ गया, सीमेंट का भाव बढ़ गया, तो पूरे आपके इकोनॉमिक्स है वो सब बदल जाते हैं। रॉ मटेरियल के बाद होती है प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों प्रोसेसिंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी। आई मीन कुछ चीजें, कुछ कंपनियां तो ऐसी कि जिनको बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो वो सभी बिजनेसेस, उद्योग वहां रहते हैं जहां उनको पर्याप्त बिजली मिलती है। जैसे आयरन एंड स्टील की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको बहुत बड़े लेवल पे इस इलेक्ट्रिसिटी लगती है। इसके अलावा पानी, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको बहुत बड़ी मात्रा में पानी लगता है, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा पानी लगता है, इसलिए वो वही रहते हैं जहां ये पानी का पर्याप्त सप्लाई हो। कुछ ऐसी कंपनियां हैं कि जिनको प्री रॉ मटेरियल आप वैसे के वैसे नहीं यूटिलाइज कर सकते, तो उनको प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है, उसके लिए खर्चा लगता है। ओके, और वो एक कॉस्ट होता है पूरी इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद ही वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी हम जो नेपियर गैस से सीएनजी बनाने वाले हैं, तो उसमें प्री प्रोसेसिंग का एक अपना खुद का कॉस्ट है, और वो कंपलसरी करनी है। और ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज है कि जिसमें प्री प्रोसेसिंग जरूरी होती है। राइट टेक्नोलॉजी, अभी आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ऐसा समझिए कि आप मोबाइल तैयार कर रहे हो, मोबाइल तैयार करने की आपकी फैक्ट्री है, तो 2000-5000 वाला भी मोबाइल तैयार करने की अपनी एक टेक्नोलॉजी है, और 1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल तैयार करने वाली भी अपनी एक टेक्नोलॉजी है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए फिजिबल है, कौन सी टेक्नोलॉजी क्या कॉस्ट में आपको अवेलेबल है,
कि जिससे आप राइट प्रोडक्ट बना के लोगों को, ग्राहकों को दे पाओगे, जिससे वो वस्तु बना के आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने बिजनेस चालू किया वो फिजिबली आप दे सकते हैं, वो जरूरी है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। राइट टेक्नोलॉजी एट राइट प्राइस। बहुत बार जब टेक्नोलॉजी पहली बार आती है ना, वो बहुत महंगी होती है और धीरे 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 भी टेक्नोलॉजी का कॉस्ट कम होता है। तो हमें भी जो व्यवसाय, जो बिजनेस करने हैं, वहां टेक्नोलॉजी कौन सी लेंगे, कौन से कॉस्ट पे लेंगे, वो बहुत जरूरी होती है। और एक्चुअल प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेसिंग के भी अपने अपने खर्चे हैं, अपनी अपनी व्यवस्था है, अपने अपने उसमें इकोनॉमिक्स है। किस तरह से कोई कंपनी है उसको ज्यादा पैसे वही लगते हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती है कि जहां वो कम से कम करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने दिखाया आपको, बायोगैस का प्लांट है जहां हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मैन पावर रिक्वायरमेंट। दोस्तों कई सारी ऐसी कंपनियां हैं कि जिनको बहुत बड़ी मात्रा में लोग लगते हैं। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ज्यादा लोग लगते हैं आपको। कृषि आधारित कोई भी प्रकल्प ऐसा है कि जिसमें ज्यादा लोग लगेंगे आपको। तो ये जो लोग लगते हैं, ये जो मैन पावर लगते हैं, ये भी 3 टाइप की होती है। एक तो होती है स्किल्ड। स्किल्ड यानी क्या? कुशल, कुशल कामगार वर्ग। अब ये कुशल कामगार कौन हो सकते हैं? तो कुशल कामगार आपके इंजीनियर हो सकते हैं, आपके एमबीए हो सकते हैं, आपका जनरल मैनेजर हो सकता है। यानी वो लोग कि जो अपने अपनी शाखा में पर्याप्त ट्रेंड है, पर्याप्त एक्सपर्ट है, उनको सिर्फ लेना है और अपनी जगह पे उनको अपने बिजनेस में बिठाना है। वो अपना काम बखूबी जानते हैं और वो अच्छी तरह से करेंगे। तो जैसे कोई एमबीए मार्केटिंग का, वो मार्केटिंग की पूरी टीम संभालेगा। कोई केमिकल इंजीनियर, वो अपने प्लांट का काम देखेगा। तो ये सभी लोग, उनको कहते हैं हम लोग कुशल कामगार। दूसरा है सेमी स्किल्ड, अर्धकुशल। यानी इसमें क्या होता है कि वो लोग जो होते हैं कि वो, उनके पास वो बेसिक, उस जो टेक्निकल नॉलेज है, बेसिक टेक्निकल नॉलेज वो होता है। जैसे आईटीआई से बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उनके पास वो बेसिक टेक्निकल नॉलेज होता है और बाद में अपने फैक्ट्री में आने के बाद उनको वो यहाँ की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर वो ट्रेनिंग देके उनको उसमें स्किल या कुशल किया जाता है। तीसरा है अनस्किल्ड, अकुशल। अभी अकुशल कामगार वर्ग यानी वही जो हाथ मजदूरी करते हैं और जो कहीं भी काम हाथ से कर सकते हैं। अब बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं कि जो जिनको बहुत ज्यादा लेवल पे लोग लगते हैं। तो टोटल उनके कितने लोग लगने वाले हैं, उनकी क्या अवेलेबिलिटी है, कौन से रेट पे। आई मीन अगर आपने दिल्ली के बाजू में, मुंबई के बाजू में अगर आपने फैक्ट्री खोली, तो आप वहां एमबीए या इंजीनियर से वहां बहुत ज्यादा पैसे आपको देने पड़े। लेकिन वही फैक्ट्री अगर आपने उड़ीसा में लगाई या महाराष्ट्र के एकदम विदर्भ या मराठवाड़ा में लगाई, यूपी में एक जगह कोने में लगाई, तो बहुत कम पैसे में भी ये सब लोग अवेलेबल हो सकते हैं। और आपका जो खर्चा जो दिल्ली मुंबई में हो सकता है, उससे बहुत पैसे कम आप कर सकते हो और आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। और ये स्ट्रैटेजी बहुत लोग करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन दिस एक्सपेंसेस आल्सो। तो ऐसे ऐसी जगह जहां हम लोग कब सस्ता, जैसे मैंने हुंडई का आपको एग्जांपल दिया। हुंडई क्यों आया भारत और क्यों वो कर रहे हैं? क्यों बहुत सारी कंपनियां चाइना जाके वो अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है? क्योंकि वहां बहुत कम पैसे में लोग अवेलेबल है। आगे है एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन का अपना एक खर्चा है और एडमिनिस्ट्रेशन बेहद ही जरूरी ऐसी जिम्मेदारी है। यानी आप जब एक, अगर आपको बायोफ्यूल स्टेट का प्रोजेक्ट चलाना है या कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट, प्रोसेसिंग का, बेचने का, इसका इसका सबका, सभी लोगों को एक अच्छी तरीके से अगर आप उनका एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, प्रशासन करते हो, तभी जाके तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगा। ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। और आजकल इसमें भी अच्छे लोगों को नियुक्त करने से लेके उनका अच्छा व्यवस्थापन करना, ये इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है हर बिजनेसेस में। और उसके अपने अपने खर्चे हैं और वो भी खर्चे अपने एक्सपेंसेस में ऐड होते हैं। प्रोडक्ट्स। दोस्तों प्रोडक्ट्स, अब ये पूरा करने के बाद कौन से प्रोडक्ट्स तैयार करोगे आप, किसके लिए अपनी फैक्ट्री खोली है, तो वो प्रोडक्ट्स और उनकी आउटपुट कैपेसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोडक्ट्स है उसका क्या स्टैंडर्ड है मार्केट में। अगर हमें मार्केट में बेचना है, भारत में अपने लोकली बेचना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उसके क्या क्या स्टैंडर्ड होंगे, क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होंगे
और कौन ऑथराइज करेगा कि आपके प्रोडक्ट सही है कि नहीं, वो भी देखना जरूरी है, और इसके भी अपने खर्चे हैं। राइट पैकेजिंग, कुछ कंपनियां ऐसी है कि पैकेजिंग के ऊपर बहुत सारा खर्चा करती है। आपको लगेगा पूरे एक्सपेंसेस ये इकोनॉमिक्स में इतना पैकेजिंग में क्यों खर्चा करने का। जैसे अगर आपने एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट लिया तो उनकी पैकेजिंग बेहद ही सुंदर होती है, लेकिन वो ये जानते हैं कि अगर हमने अच्छी पैकेजिंग दी तो बहुत ज्यादा अपील करती है वो कस्टमर्स को, और एक अच्छा इनकम हम लोग ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक, अभी देखिए ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर एमसीएल में हम अपने गांव में, अपने शहरों में, अपने तहसील की बात करें तो भी वहां ग्रामीण क्षेत्र भी है, शहरी भी, वहां हर जगह अभी कल जाके आपको पता नहीं इतनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग बेचने वाले हैं। किस तरीके से लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट करेंगे, कैसे कम से कम खर्चे में मैं अपना माल ग्राहकों को दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बना सकते हो, और इसका जबरदस्त एग्जांपल है डीमार्ट। ये जो रिटेल है डीमार्ट, ये जो शॉपिंग मॉल है, डीमार्ट की जब शुरुआत हुई थी ना, तो उसके 2-4 भी नहीं थे, तब हजारों में बिग बाजार के मॉल थे, हजारों में रिलायंस मॉल थे, और डीमार्ट ने अपनी छोटी शुरुआत की, लेकिन डीमार्ट ने हर जगह पे पैसा बचाया। कहां मैं डीमार्ट खोलूंगा तो मैं ऐसी जगह पे खोलूंगा ही नहीं जहां जमीन बहुत ही महंगी हो, सस्ती जमीन पे खोलूंगा। मैं कहा लूंगा, मैं ऐसे जगह पे लूंगा कि जहां मुझे ये सब चीजें है ना बहुत सस्ती, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन में मुझे मिले। तो गेहूं उसने भी भेजा, जो बिग बाजार बेच रहा था वो सेम माल, सेम गेहूं, सेम चावल, सेम सब कुछ डीमार्ट भी बेचा। डीमार्ट ने क्या देखा कि किस तरह से मैं हर जगह 1-1 रुपया बचा सकता हूं, और अगर मैंने 1 रुपया यहां बचाया तो मैं 50 पैसे ग्राहकों को सहूलत दे सकता हूं। और सिर्फ एक चीज के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर डीमार्ट आज डीमार्ट बना, इतनी बड़ी कंपनी बनी। दोस्तों ये अपने बिजनेस में, आप भी जो बिजनेस कर रहे हो उसमें बहुत अहम और जरूरी है। रिटेल आउटलेट्स एंड मार्केटिंग, अमेजॉन देखिए कि उन्होंने मार्केटिंग के कैसे अपना एक तरीका बनाया। रिटेल आउटलेट की जरूरत है क्या? नहीं है, ऑनलाइन है। कितना स्ट्रांगली ऑनलाइन उन्होंने किया इतना स्ट्रांगली कि आज आप जो चीज, यानी अमेजॉन, यानी 50 रुपए की भी चीज जो आप बाजू के अपने किराना स्टोर से मंगाते थे, 50 रुपए की, 100 रुपए की, वो भी आज आप अमेजॉन से मंगा रहे हो। और मैं रिटेल आउटलेट की एक अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं, वो है डेकाथलॉन की एक फ्रांस की कंपनी है, जो पूरी दुनिया की, ये जो स्पोर्ट्स रहते हैं ना, स्पोर्ट्स के लिए जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी क्लोथ्स होते हैं, ये पूरे स्पोर्ट्स खेल कूद के सभी साहित्य वहां मिलते हैं। दुनिया की वो सबसे बड़ी कंपनी जो इस खेल कूद के लिए सब कुछ बेचती है। उनके दुकान कहाँ रहते हैं, उनके मॉल कहाँ रहते हैं, तो आपके शहर के बहुत दूर बाहर बहुत बड़ी जमीन लेते हैं वो, और वहां वो बहुत बड़ा वो उनका शॉप वो लगाते हैं, वो मॉल लगाते हैं। और मॉल भी देखोगे ना आप, तो मॉल में बहुत ऐसा दिखने के लिए बहुत सुंदर है मॉल, तो वैसे नहीं होता, बहुत सुंदर डेकाथलॉन मॉल नहीं होता है, लेकिन इतनी जगह होती है, जो चीजें आपको चाहिए ना वो बराबर उन्होंने की है। साइकिल ही इतने सारे रखिए, आप कोई भी साइकिल ले सकते हो, पहले चला सकते हो। कोई भी क्रिकेट की बैट है तो उसको आप खेल सकते हो उधर, वो अरेंजमेंट उन्होंने ज्यादा किया है। वो लोग, उनको मालूम है कि लोगों को क्या चाहिए, दिखने में नहीं चाहिए, यूटिलिटी में चाहिए। वो जहां जहां डेकाथलॉन है वहां लोग चले जाते हैं अपने शहरों से बाहर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, डिसीजंस होते हैं, जिसके ऊपर आपके कंपनी का प्रॉफिट, आपका रिपोर्ट कार्ड डिपेंड होता है, और ये समझना जरूरी होता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। दोस्तों मार्केटिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जो जो वस्तु, जो सेवा आपने बनाई है, जिनके लिए बनाई है, उनको समझना तो चाहिए आपके पास वो वर्ल्ड क्लास सेवा है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, और वो जब मैक्सिमम बेचेंगे तभी जाके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे आप। तो किस तरह का मार्केटिंग कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दुनिया का सबसे बेस्ट ऐसा सोल्यूशन तैयार कर रहे हो तो उसी तरीके से हमको करना पड़ेगा। अगर हम लोग जो सीएनजी तैयार कर रहे हैं तो वो हमारा सीएनजी
जो किसान तैयार कर रहे हैं, जो कार्बन निगेटिव है, ये सीएनजी और बाकी दुनिया का कोई भी सीएनजी का कोई मुकाबला ही नहीं है। बाद में बेचना भी है ना तो ऐसे ही बेचना पड़ेगा हमें, यानी कोई भी कंपैरिजन ही नहीं कर सकता। इतने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है हमारा सीएनजी। आने वाले दिनों में हम लोग वैसे उसको बेचेंगे। अगर हमारे पास सोना है तो हम लोग उसको रास्ते पे खड़े होके हम लोग सोना नहीं बेच सकते। सोने के लिए हम लोग वैसे ही, और सोना हम लोग लेके घर घर भी नहीं जा सकते कि सोना लो सोना लो, तो उसको प्रॉपरली वैसे शोरूम वैसे करना पड़ेगा ना। उसी तरीके से हम लोग उसको बेचेंगे। कुछ तो कंपनी ऐसे कि जो पूरा अपना जो पूरा टैलेंट सब कुछ है ना वो मार्केटिंग के ऊपर ही लगाते, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं जिन प्रोडक्ट की लोगों को जरूरत ही नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसे प्रोडक्ट बेच के करोड़ों बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनती है। ऐसी कौन सी कंपनी है? वो कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी, ये पेप्सी कोको कोला, ये सब कुछ क्या जरूरत है, लेकिन पूरा खर्चा पूरा उनका इकोनॉमिक्स निर्भर है मार्केटिंग के ऊपर। नेक्स्ट है पोजिशनिंग ऑफ प्रोडक्ट। दोस्तों आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कैसे पोजिशनिंग करते बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट सर्वोत्तम है तो वैसे रखो आप मार्केट के सामने। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू को देखो, वो अपना प्रोडक्ट वैसे रखती है कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है, और उस तरीके से हम लोग उसको पोजिशनिंग करेंगे और उसको बेचेंगे। आपने अच्छी तरीके से पोजिशनिंग नहीं किया तो क्या हो सकता है, उसका एग्जांपल है नैनो। टाटा नैनो एक बहुत बेहतर प्रोडक्ट था, लेकिन उनकी पोजिशनिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए वो उतना सफल नहीं हुआ। दोस्तों हमें अपना ही चीज बेचने के लिए, मार्केटिंग के लिए हमें ब्रांड बनना पड़ेगा। ब्रांड यानी क्या? लोगों का विश्वास संपादन करना पड़ेगा। विश्वास होना चाहिए लोगों का आपके ऊपर, आपके कंपनी के ऊपर, आपके हर उत्पादन के ऊपर। उनको होना चाहिए कि आप कर रहे हो ना, आपका प्रोडक्ट है ना, तो वो अच्छा ही होने वाला है। ऐसा ब्रांड हमें अपने हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत में तैयार करना है कि अगर आप कर रहे हो ना तो वो अच्छा ही होने वाला है। दोस्तों हमारा जो पोटेंशियल है वहां लेके जाना है, और इसके बाद यानी बेचने के बाद भी लोगों का हमें ख्याल रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारी कंपनी इसके वजह से दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, क्योंकि वो ग्राहकों का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। ये बड़ी बड़ी कंपनी तो मैंने आपको बताई है। अभी नेटफ्लिक्स का हमेशा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नेटफ्लिक्स, आप कभी भी नेटफ्लिक्स में ऊपर फोन कीजिए और आप देखिए, आप घंटों बातों भी करेंगे ना तभी सामने वाला बोर नहीं होता, थक नहीं जाता। जब तक आपका समाधान नहीं होता तब तक आपसे बात करता रहता। एप्पल का देखिए, बाकी ये बहुत अच्छी तरह से ग्राहकों का ख्याल रखते हैं, जो हमें भी करना है। यानी सिर्फ सीएनजी बेचने तक हम लोगों ने अपना काम किया, बाद में दिया, ऐसा नहीं। तो आखिर तक उनका और हमारा एसोसिएशन होना चाहिए। इस भावना से हमें वो काम करना है। एंड ऑफ कोर्स सेल, कितना पैसा कमाए। अल्टीमेटली ये सभी बिजनेसेस हम लोग क्यों कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा धंधा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। तो हमें हमेशा बेचना ऐसे है ना कि आपका प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा ज्यादा रहे। भले ही आपके जैसे 10 कंपनियां हैं मार्केट में, वो सेम आपके जैसा प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन आपका जब प्रोडक्ट है ना उसके लिए पूरे लोग आपके प्रोडक्ट के पीछे चाहिए। ऐसी डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। दोस्तों आपके तहसील में जितना भी पोटेंशियल है वो पोटेंशियल आप मीट करिए। देखिए अगर इतने लोग हैं, इतने घर है, इतने घरों में सिलेंडर है, तो सभी मैक्सिमम सिलेंडर हमारे जाएंगे, ऐसा सोचें। और टोटल सेल्स, ये जितना आप माल बेचोगे मार्केट में उतना जो पूरे पैसे आते हैं उसको ही हम लोग कहते हैं रेवेन्यू या टर्नओवर। और ऑफ कोर्स ये जो टर्नओवर होता है इसको बढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आज जिस कैपेसिटी के ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे शुरुआत, और अल्टीमेटली हमें जहां जाना है अपने तहसील की पूरी कैपेसिटी के साथ, उसको धीरे 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 ये सब बढ़ाना होगा। एक कर रहे थे टोटल एक्सपेंसेस। तो अगर हमने अपने तहसील का पूरा पोटेंशियल के अनुसार बिजनेस किया, धंधा किया, रेवेन्यू तैयार किया, लेकिन प्रॉफिट के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि खर्चा कितना हो रहा है। तो कहाँ खर्चा होता है? तो पहले तो रॉ मटेरियल के लिए लेने के लिए कितना एक्सपेंस है, उसका लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, प्री प्रोसेसिंग, ये सब कुछ करके वो रॉ मटेरियल कितने रुपए में अपने पास आ रहा है वो जरूरी है। पूरी वो रॉ मटेरियल के साथ जो बाद में अल्टीमेटली उसको जो सीएनजी बनाना है या जो भी है, उसका पूरे प्रोसेसिंग का क्या कॉस्ट है, उसमें क्या कैटलिस्ट लगने वाली है, उसकी क्या कॉस्ट है,
और क्या चीजें हैं। उसके अलावा ऑपरेशन मेंटेनेंस, यानी जो मशीनरी जो इक्विपमेंट हम लोगों ने लगाया है उसका खुद का अपना एक हर महीने का एक अपना ऑपरेशन मेंटेनेंस होता है। हर महीने में एक दो दिन ऐसे रहेंगे कि जो आपको पूरा प्लांट बंद करके उसके वो मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसकी क्या कॉस्ट है। उसके अलावा जिस कंपनियों से आप जो इक्विपमेंट लेते हैं उनकी खुद का एक एएमसी होता है, खुद का एक एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे अगर आपने कंप्रेसर लिया है, किर्लोस्कर से लिया है, कमिंस से लिया है, तो उनका खुद का 5 साल आगे के 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो भी है, हर साल का वो एक उनका एक कुछ कॉस्ट होता है, वो देना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें फिर उस साल में कुछ भी हुआ आपके कंप्रेसर को, वो वहां के लोग आते हैं उनके और वो काम अच्छे उसको अच्छा करके चले जाते हैं। जैसे आपके एडमिनिस्ट्रेशन में अगर 10 कंप्यूटर है, आपके तहसील के किसी आदमी ने आपको सप्लाई किया है, वो आपको भी एएमसी दे सकता है और उस कंप्यूटर को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो आके ठीक कर देता है। वो एक खर्चा है। दूसरा खर्चा है हमारा डेली एक्सपेंस। अभी डेली एक्सपेंसेस का भी अपना एक खर्चा है, यानी हर हर एक फैक्ट्री, जैसे अगर हम लोग इस बायोफ्यूल की फैक्ट्री अगर हम लोग कंसिडर करें तो हर फैक्ट्री का अपना अपना अलग एक्सपेंसेस होगा। राजस्थान में जो फैक्ट्री लगेगी उसका वहां के जो एरिया क्षेत्र है उसके अनुसार एक अपनी अलग कॉस्ट होगी दिन की। कर्नाटक की अलग होगी, महाराष्ट्र की अलग होगी, उड़ीसा की अलग होगी। और कितना एफिशिएंटली आप अपने इस प्लान को चलाते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जो इसके मेन प्रमोटर है। इसके अलावा कुछ फिक्स्ड मंथली एक्सपेंस है, जो आपकी बिजनेस चले ना चले वो रहेगा ही कॉस्ट, वो रहता है। सबसे पहले ऑफकोर्स बैंक का ईएमआई, रिपेमेंट ऑफ लोन। दूसरी सैलरीज, जितने भी लोग आपके यहाँ काम के लिए है, नौकरी के लिए है, तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, कंपल्सरी अगर आपका वो इंडस्ट्रियल कनेक्शन है या जो भी है तो मिनिमम एक बिल भी रहता है, वो आपको देना पड़ता है। पानी का बिल जो आपका देना पड़ेगा। इंश्योरेंस का कॉस्ट, अभी आपका माल जब जो प्रोडक्ट्स है जो तैयार हो गए फैक्ट्री से लेके ग्राहकों तक वो पूरा लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में उनका एक इंश्योरेंस कंपलसरी करना पड़ता है। आपके इतने सारे लोग जो काम करते हैं उनका लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है। ये सभी के इंश्योरेंस के, फैक्ट्री के जो इक्विपमेंट है, फैक्ट्री के खुद का एक इंश्योरेंस का कॉस्ट होता है। ये सभी इंश्योरेंस कॉस्ट दर महीने हर साल यानी आपको देने पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये अपने अलग एक बहुत ही बड़ा कॉस्ट हो सकता है अगर आपने एफिशिएंटली उसको नहीं किया तो, क्योंकि उसके अपनी खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, कंप्यूटर्स लगेंगे, लोग लगेंगे जो ये काम करेंगे। बाद में वहां जिस म्युनिसिपल एरिया में आपकी फैक्ट्री है, जिस ग्राम पंचायत लोकेशन में आपकी फैक्ट्री है, तो उनका खुद का अपना एक कॉस्ट है जो आपको कंपलसरी देना पड़ेगा। और बाकी मिसलेनियस कॉस्ट है, बाकी बहुत सारे ऐसे कॉस्ट है जो कम ज्यादा होते रहेंगे। और ये सभी तरह के जो खर्चे हैं, ये सभी खर्चे कितने एफिशिएंटली आप कर रहे हो और कहाँ कहाँ आप खर्चा कम कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको लगेगा, लेकिन मैंने डी मार्ट के जैसे एग्जांपल दिया ना, डी मार्ट के जो ओनर है उन्होंने खुद भाड़े पे, जबकि उनके खिस्से में 8,000 करोड़ रुपए थे उनके पास अकाउंट में, फिर भी उन्होंने पहले 1.5 साल एक दूसरा छोटा सा अपना बाजार, एक रिटेल आउटलेट लिया, खुद चलाया, भाड़े पे लिया, वो भी उन्होंने खरीदी नहीं किया, भाड़े से लिया, 1.5 साल चलाया उसको, सीखी हर बात। और हर वो बात जो उन्होंने सीखी, कैसे कैसे खर्चे कम कर किए जा सकते हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने आज इतनी बड़ी कंपनी तैयार की। आप भी जहां जो भी काम कर रहे हो, आप एमवीपी हो, बायोफ्यूल स्टेट के प्रमोटर हो, आपको ये सब समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम लोग इस खर्चों को कम कर सकते हैं और एफिशिएंटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। और अल्टीमेटली द इनकम, नेट इनकम, तो पूरा जो आपने कमाया है माल बेच के और ये पूरा खर्चा जाने के बाद जो निकलेगा वो है आपके कंपनी का प्रॉफिट। लेकिन इसमें और एक चीज होती है, नेट टैक्सेबल इनकम, यानी अगर आपने वो इनकम किया लेकिन उस इनकम का बहुत सारा पोर्शन आपने लोगों की कुछ सीएसआर एक्टिविटी में डाला, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में, आपने उसका पोर्शन आपने इंश्योरेंस में लोगों को जो लाइफ इंश्योरेंस वो कवर करने के लिए डाला, तो वो टैक्स के लिए वो नहीं पकड़ते। तो नेट टैक्सेबल इनकम ये भी एक संज्ञा होती है। बाद में ऑफ कोर्स टैक्सेशन, गवर्नमेंट की जो भी टैक्सेशन है वो हमको वैसे पे करने पड़ेंगे जैसे करने हैं। और एक जो चीज है
जो आपको समझनी पड़ेगी वो है एबिटा, और आपने बहुत बार सुनी भी होगी। एबिटा यानी क्या? तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। दोस्तों ये एबिटा एबिटा बहुत बहुत देर तक, आई मीन काफी सारे लोग आपको इंडस्ट्री में पूछेंगे, बाहर मार्केट में पूछेंगे कि आपका एबिटा क्या है। ये नहीं पूछेंगे आरओआई क्या है, एबिटा क्या है। एबिटा यानी क्या? देखिए, अगर आप दो जगह पे सेम इंडस्ट्री, अगर बायो सीएनजी की बात कर रहे हैं या मोबाइल ईवन बनाने की कंपनी, तो एक मोबाइल बनाने की फैक्ट्री है चाइना में, एक कंपनी है इंडिया में, तो वहां के अपने अपने अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, कर्जे के अलग अलग टैक्सेशन होंगे, अलग अलग सब चीजें होंगी। लेकिन वो सब छोड़ के आप एक्चुअली बिजनेस कितना कर रहे हो, वो अगर कंपेयर करना है तो लोग हमेशा इस एबिटा को ही पूछेंगे कि आपके कंपनी का एबिटा क्या है। और ऑफ कोर्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने अल्टीमेटली इतना पैसा डाल के ये फैक्ट्री, ये बिजनेस चालू किया, तो फिर आपको हर महीने का कितना मिल रहा है, इसके ऊपर पूरी दुनिया काम करती। कोई भी दुनिया, कोई भी लोग बिजनेस की प्लानिंग जब करते हैं ना, शुरुआत इससे करते हैं कि मुझे कितना इससे पैसा मिलेगा। लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ऐसा समझे कि अगर मैंने 1 लाख रुपए डाले, तो अगर मुझे 20,000 रुपए मिल रहे साल के, तो 20% रिटर्न है। इसको हम लोग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, आरओआई बोलेंगे। लेकिन इसके अलावा और एक संज्ञा है, और एक नाम है, जिसका नाम है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर यही 1 लाख रुपए अगर आगे के 20 साल तक आपकी फैक्ट्री चलेगी और आपको हर साल 20% आपको रिटर्न मिलेगा, आपका जो पेबैक पीरियड है वो शायद 5 साल का, 6 साल का हो सकता है। लेकिन यही अगर 1 लाख रुपए मैंने जमा करके रखते, इस 1 लाख की जो वैल्यू है वो कम होने जा रही है, कम होगी, ज्यादा होगी, जो भी है, तो उस 1 लाख के ऊपर जो उसकी वैल्यूएशन है, उसका जो टाइम है, उस टाइमिंग की जो जो कॉस्ट है उस टाइम की, वो ध्यान में रख के जो रेट, जो इन्वेस्टमेंट या जो रिटर्न आता है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अभी इसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ये नॉर्मल इतना नहीं होता कि मैंने 1 लाख रुपए डाला और 20,000 रुपए मिले। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये हर साल कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स होती है। डिप्रिसिएशन, जो मशीनरी, जो प्लांट, जो इक्विपमेंट आपके पास है, वो मशीनरीज हर साल उसका रेट, उसका जो वैल्यूएशन है वो कम होता है, उसको डिप्रिसिएशन या घसारा कहते हैं। जैसे अपने गाड़ी का होता है, आज गाड़ी ली आपने, वो 1 साल 2 साल के वजह से उसके कॉस्ट कम होता है ना, वैसे आपके कंपनी का, आपके फैक्ट्री में भी ये जो मशीनरीज है उसका कॉस्ट कम होता है। अभी ट्रिपल बॉटम लाइन प्रोजेक्ट्स, दोस्तों अभी देखिए, हाल सभी लोग पैसे के ऊपर काम करते हैं। बिजनेस यानी पैसा, बिजनेस का लक्ष्य क्या? तो पैसा कमाना, ज्यादा प्रॉफिट यानी अच्छा बिजनेस। लेकिन इसके अलावा अभी जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, पूरी दुनिया, सभी गवर्नमेंट अभी सिर्फ पैसे या इकोनॉमिक आरओआई नहीं दिखती, इसके साथ बाकी वो इन्वायरमेंटल और सोशल एंगल भी देखती है, जो आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और ऐसे प्रोजेक्ट जो ट्रिपल बॉटम लाइन प्रोजेक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। जैसे सबसे पहले क्या, इकोनॉमिक आरओआई जो हमने देखी अभी, कि कैसे साल का आप कितना पैसा कमाते हो। इसके अलावा नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल, यानी आप जब ये बिजनेस कर रहे हो तो उसके साथ आप अपने पर्यावरण का कितना ख्याल रख रहे हो, और ये आज की तारीख में बहुत ही महत्वपूर्ण बना है। इसीलिए हर प्रोजेक्ट के पहले हमें ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन, एनओसी लेनी पड़ती है। और इतना ही नहीं, आपके प्रोजेक्ट चालू होने के बाद हर टाइम टू टाइम वो लोग आएंगे, देखेंगे कि आप कितना पोल्यूशन कर रहे हो, आपने जो बताया सही है कि नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हो तो वो आपके लिए स्पेशल एक कोर्ट है, जिसको ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, स्टेट के ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये सभी आपका बिजनेस, आपकी फैक्ट्री पूरी तरह से बंद कर सकते हैं अगर आप पर्यावरण को लेके बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हो, ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हो। तो अगर आपकी फैक्ट्री ऐसी है कि जो पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं कर रही है, तो अच्छी फैक्ट्री है। लेकिन सोचिए ऐसे बिजनेसेस जो ना कि सिर्फ पर्यावरण का ख्याल रखते हैं, लेकिन पर्यावरण को और बेहतर कर रहे हैं, जैसे है एमसीएल के सभी बिजनेसेस। शायद आपको अंदाजा नहीं है, आने वाले दिनों में एमसीएल के बिजनेसेस इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हम करने वाले हैं,
इस एनवायरनमेंट, इस पर्यावरण को लेके शायद ही कोई कंपनी दूसरी करेगी। तो हमारा इकोनॉमिक आरओआई भले ही सिर्फ 20% हो, लेकिन यहां हमारा एनवायरमेंटल आरओआई ये हर साल 100% होने वाला है। नेक्स्ट इज सोशल आरओआई, यानी आप जब कोई बिजनेस कर रहे हो, जब फैक्ट्री लगा रहे हो, तो आप अपने समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। आजू बाजू लोग जो रहते हैं उनके लिए क्या कर रहे हो, क्या आप अपने कुछ पैसा कुछ उनके लिए काम कर रहे हो? इसीलिए तो गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी भी निकाली है। गवर्नमेंट ने कंपलसरी वो कायदे वो कानून जारी किया कि आप कम से कम 3%, और वो 3% कौन से, फिर भी वो 500 करोड़ के ऊपर की कंपनी है, वो सब है कि कंपलसरी कुछ तो करो आप। और उसमें भी लोग क्या करते हैं, कंपनियां पेड़ लगाती है, ऐसा करती है, वैसा दिखाती कि हम लोगों ने काम किया। दिल से काम करने वाली अगर कोई कंपनी है तो वो एमसीएल। दोस्तों सोचिए ना, कौन सी कंपनी ये पहले दिन बताएगी कि ये पूरा जाने के बाद, इन्वेस्टर को देने के बाद जितना पैसा एमसीएल के पास रहेगा 20% हम अपने वहां के गांव के लिए खर्चा करेंगे। बताइए आप, 20% सीएसआर। इसके अलावा ये एग्रो बेस्ड है, इसकी वजह से कितनी सारी ये नौकरियां तैयार होने वाली है, अपॉर्चुनिटीज तैयार होने वाली है, ये भी तो सोचिए। तो ये भी सोशल आरओआई में हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में 1 नंबर होने वाली है। और ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स का और आपके कंपनी का वैल्यूएशन है, इसका भी एक अहम ऐसा रिश्ता है। मैं आपको बोलता हूं क्या। सबसे पहले तो रिटर्न ऐसा समझे कि कोई भी रिटर्न 16 से 20% से ज्यादा है तो एक अच्छा रिटर्न है। इसके अलावा आप उस रिटर्न के साथ जो भी लाभधारक, जो भी आपके शेयर होल्डर है, उनको कोई लाभांश डिविडेंड दे रहे हैं, वो भी एक अच्छी चीज है। इन दोनों के ऊपर तय होता है कि आपका अर्निंग पर शेयर क्या है। यानी आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी चालू होगी 50 करोड़ शेयर के साथ, तो अगर आपने 50 करोड़ का प्रॉफिट किया तो अर्निंग पर शेयर, हर शेयर के ऊपर कितना हुआ है, 1 रुपया प्रॉफिट, यानी 1। ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप 1 से ऊपर ईपीएस करते तो अच्छी कंपनी आप। देखिए हमारा टारगेट मिनिमम 108 करोड़ का है, 110 करोड़ का है, तो अपना ईपीएस कम से कम 2 होने वाला है। और मल्टीपल्स ये 2 जो ईपीएस है वो 100 टन की फैक्ट्री के ऊपर होने वाला है। तो सोचिए जब आपकी फैक्ट्री 500 टन पे काम करेगी तो आपका ईपीएस बहुत ही बेहतर होगा। और ये आपका ईपीएस और आपकी कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, कैसे परफॉर्मेंस करेगी, आपके क्या प्लानिंग है, किस तरह से आप तैयार हो उसके लिए, उसके ऊपर तय होगा आपके शेयर। ऐसे कुदरत ने दिया है भारत को, हर तहसील को दिया है हमारे, जो हम करने वाले हैं दोस्तों। और आखिर में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यानी वही जो चीज है जो जब आपने वड़ा पाव की गाड़ी शुरू की और हर हफ्ते जो कर रहे थे ना अकाउंट, बस वही है। बैलेंस शीट में वही होता है साल का। आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर है कि जिसमें हर महीने, हर हफ्ते आपकी बैलेंस शीट तैयार होने वाली। तो वही बैलेंस शीट पे रहता है, कितना रेवेन्यू, कितना पैसा कमाया, कितना फिर खर्चा हुआ, फिर उसके बाद में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ, आपके कंपनी के कितने संपत्ति बनी, असेट्स बने, जो कुछ अस्थिर, आई मीन मूवेबल है, नॉन मूवेबल असेट्स है, वो लायबिलिटी कितनी है कंपनी के ऊपर, ये सभी बन के होता है बैलेंस शीट, टैक्सेबल इनकम वगैरह। ये बैलेंस शीट भी आप एक दो बार पढ़ेंगे ना, 2-3 बार, तो आपको समझ में आएगी। बहुत ज्यादा न समझने वाला कुछ नहीं। मुझे पता है आपको टेंशन आता है बैलेंस शीट के लिए, लेकिन आप सभी से विनती है, और आप कोई जरूरत नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए। सिंपल सारा जो भी आप हो ना, 1-2 बार जब बैलेंस शीट से देखिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी अच्छी तरीके से। और एमसीएल के बिजनेसेस के लिए आप जरा बिल्कुल हिम्मत करिए। आने वाले दिनों में एमसीएल के जो बिजनेस है, ये दुनिया के सर्वोत्तम बिजनेस होने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक्स है, हमारे जो बिजनेस मॉडल है, हमारे काम करने का तरीका है, ये जो 10,000 15,000 लोगों के साथ जो आप काम कर रहे हैं ना, ये अनमैचेबल है। जो सोशल आरओआई, यानी हमारे लिए इकोनॉमिक आरओआई सबसे ऊपर है, हमारे लिए सोशल आरओआई सबसे ऊपर है, और बाद में ये पैसे का आरओआई है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के साथ, ऐसे बिजनेस के साथ जब हम लोग आने वाले दिनों में बिजनेस करेंगे, तो सबसे ज्यादा वैल्यूएशन आपके बिजनेस का होने वाला है। ये 10,000 करोड़ की कंपनी जो हर तहसील में हमें तैयार करनी है ना, ये आराम से होने वाली है, क्योंकि यही था ना। आई मीन ये हम लोग कुछ नया नहीं बोल रहे हैं,
यही था कि जिसके वजह से पूरी दुनिया में भारत नंबर 1, विश्व का नंबर 1 इकोनॉमी थी। 1/3 इकोनॉमी जो पैसा हम बनाते थे, और वही दिन हमें फिर से लाने हैं। और आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, जिस तरह का तरीके का फेथ, विश्वास आपने हमारे ऊपर रखा है ना, वैसे हम लोग अभी करके दिखाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। विश्वास जो आप लोगों पे दिखाया है, हम वैसे ही करके दिखाएंगे। इस बहुत कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट के साथ आज श्याम सर ने शायद गुड मॉर्निंग एमसीएल टू दिस फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन बाय डॉक्टर श्याम सर। जी हाँ, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से लोग पूछ रहे थे कि हमारे प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स क्या होंगे, उसके कंटेंट क्या होंगे। तो आज श्याम सर ने बहुत ही ट्रांसपेरेंटली हमारी वो सारे सवालों के जवाब दिए है और हमको बताया है कि एक एमबीएस और एक एमपीओ ओनर के नाते हम कहा जाने वाले हैं। जी हाँ, सोशल आरओआई ये हमारे लिए हमारा कोर फैक्ट है। इकोनॉमिक आरओआई जब स्ट्रांग होगा तो सोशल आरओआई को पूरी ईमानदारी से इस देश में, इस विश्व में उसको अप्लाई करने वाली, इंप्लीमेंट करने वाली ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन होगी, और वो होगी आपकी एमसीएल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू श्याम सर। एक क्लिष्ट, एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहता है। आज तक आपने अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और उनका भविष्य, उनका एमबीपी से रिलेशन, उनसे एमपीओ से रिलेशन और अल्टीमेटली उनका फार्मुलेशन बताया। और आज आपने प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स को लेके हमारे एमबीएस क्या क्रांति करने वाले हैं, उनको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, उसका पूरा ब्यौरा दिया है। थैंक यू सो मच। Your intelligence is really simplifying the future, not the present. Thanks a lot. And yes, पानी पानी रे तेरा रंग कैसा, जिस रंग में मिल जाए उस रंग ऐसा। पानी शायद हमें नेचर से मिली हुई एक फ्री की चीज है, जिसकी परवाह करना हमने छोड़ दिया है। उसकी एक थॉट को आज जिस तरह से हमारे प्राचार्य ने बताया, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, प्राची मैडम हो, श्याम सर हो, या पूरा एमसीएल इंडिया परिवार हो, आज हम एक नए थॉट की तरफ, नए क्रांति की तरफ जा रहे हैं, और उसमें आप सब लोगों का बहुत ही एक्टिव योगदान है, पार्टिसिपेशन है। सो आई थैंक यू ऑल अवर एमबीपी ओनर्स, एमपी ओनर्स, एमबीएस और चैनल पार्टनर्स, स्टेक होल्डर्स, बीडीएस, सीनियर बीडीएस, प्राइम बीडीएस एंड ऑल सीनियर प्राइम बीडीएस। थैंक्स अ लॉट। आज बहुत फक्र से, शान से और एक बार कहने में गर्व महसूस हो रहा है, अभिमान महसूस हो रहा है कि यस 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 यस, आप सबको हमारे इस प्यारे देश का वास्ता है, क्योंकि एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। जय एमसीएल, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर, शुक्रिया फिर एक बार हौसला बढ़ाने के लिए। एंड मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर फिर एक बार यह गुजारिश करना चाहूंगा कि कृपया चैट बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमें भेज दीजिए। दोस्तों याद रखिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमें कई चीजें सुधार करने में बहुत ज्यादा मदद होती है। तो कृपया इस बात को ना भूलिए। और मैं यहाँ पर और एक व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और वो है हमारी प्राची मैडम, जिन्होंने हमें बताया। हम पुराने दिनों से इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन हम इसकी फिक्र नहीं करते। अगर ये फिक्र हमने नहीं की, या फिर ये फिक्र करना हमने अगर बंद कर दिया, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब हम तिजोरियों में पानी रखा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कल शेयर मार्केट्स में भी पानी बिकना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच प्राची मैम, हमारी आंखें खोलने के लिए। और दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस इंसान का जो बार बार हमारा हौसला बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर श्याम सर, जो हमेशा कुछ नई नई बातें सिखाता है। आज हमारे साथ पूरे भारत वर्ष में 650 से तालुकाओं में, ज्यादा तालुकाओं में काम शुरू है, और इनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो शायद पढ़े लिखे ना हो, जो शायद कॉमर्स बैकग्राउंड के ना हो, लेकिन आज एमसीएल के माध्यम से वो ये बिजनेस कर रहे हैं। और शायद उनके दिलों में ये सवाल उठता होगा
कि मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज दिस बिजनेस। तो आज आप लोगों के सारे सवालों के जवाब श्याम सर ने बहुत ही सरल रूप से यहाँ पर हमें दिए हैं। दोस्तों, क्या इंडिकेटर्स होते हैं एक बिजनेस चलाते समय और किस प्रकार से ट्रिपल बॉटम लाइन बिजनेस एमसीएल आने वाले दिनों में करने वाला है, ये श्याम सर ने आज बताकर हमारे सारे सवालों के जवाब दे दिए। तो इसीलिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, पूरे एमसीएल परिवार के ओर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी का, जो हर शुक्रवार यहाँ इस मंच पर आकर अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए अपना समय देते हैं। साथ ही साथ इस विश्वास के साथ एमसीएल परिवार के साथ जुड़ने के लिए मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरी एमसीएल टीम का, जो दिन रात इन्हीं सारी चीजों को लेकर और ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए इसके ऊपर काम करती रहती है। तो दोस्तों, मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने परिवार का, पूरे एमसीएल परिवार का ख्याल रखें। और इसी के साथ ये घोषित करता हूं कि आज का यह वेबिनार यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।